फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लास्ट डे हमने जो डिस्कशन किया बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। वापस से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी वर्ड जो है भाई साहब, ये डबल मीनिंग वाला वर्ड है। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, भूलिएगा मत। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22। दो चीज़ हमने बताया था, बायर एंड सेलर के बीच में प्राइस एंड डिलीवरेबल स्टेट। तो 20 में ओवर, जब हम सब लोग टेलीविजन खरीद रहे हैं, मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, प्राइस पता है बायर सेलर को? हाँ जी पता है। डिलीवरेबल स्टेट है? हाँ जी है। क्योंकि ये एकदम असर्टेंड है, रेडी है सब कुछ। जब दोनों जन चाहे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकता है, जब दोनों जन चाहे। मेरे को भैया टीवी आज ही खरीदनी है, हाँ भाई खरीद ले, ले जा। भाई साहब पैसे नहीं है, कल दे दियो भाई, फिर भी टीवी ले जा। दोनों जन ने डिसाइड किया आपस में, हो गया काम। सेक्शन 21 में क्या होता है दोस्त? प्राइस पता होता है, बट डिलीवरेबल स्टेट जो है, सेलर को, सेलर हैज़ टू डू समथिंग। सेलर का काम पेंडिंग रहता है। अब दोस्त एक छोटा सा बात समझो, अपने बायर है, अपने कुछ खरीदना चाहते हैं, अपने को प्राइस पता चल गया कि भाई ये सामान जो हम खरीद रहे हैं इसका प्राइस इतना देना है मुझे। बट इस सामान को हम तभी खरीदेंगे जब भाई साहब ये काम तुम करके दोगे। तुम्हारे तरफ से कुछ काम पेंडिंग है, मैंने ऑर्डर तो तुम्हें दे दिया जी, ऑर्डर दे दिया तुम्हें, तुम्हारे तरफ से काम पेंडिंग है। अब एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक सोचो, जब तक सेलर अपना पेंडिंग काम नहीं पूरा करेगा, हम क्या आधा अधूरा सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया था मिरर, ग्लास का मिरर, जब तक भाई साहब वो पॉलिश नहीं करेगा, पॉलिशिंग का चार्ज भी मेरे से लेगा वो, बट बिना पॉलिश वाला मिरर हम घर पे लगा ही नहीं सकते। चार्ज मेरे से ले ले भाई, बट जब तुम पॉलिश कर ही नहीं रहे हो, मैं फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, अरे भाई पॉलिश हुआ क्या? अरे नहीं हुआ। भाई पॉलिश हुआ क्या? अरे नहीं हुआ। तो क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या मैं बिना उसके काम के मैं उस सामान को उठा के ले आऊँगा? मैं नहीं लाऊँगा। सेल कंप्लीट हो ही नहीं सकता। छोटा सा एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ। पाव भाजी वाले के पास में गया, पाव भाजी वाले को बोला भैया ये ऑर्डर ले ले, दे लिया ऑर्डर उसने। और हमने कहा कि जो तुम गत्ते के डब्बे पे पैकिंग करके देते हो ना भाई, मेरे को गत्ते के डब्बे पे नहीं चाहिए, मेरे को बढ़िया जो प्लास्टिक का डब्बा कंटेनर है उस पे पैक करके देना। ये कंडीशन भी हमने कह दी, वो कंटेनर वही उसी पे पैक करना है। प्राइस पता है अपने को, सेलर का कुछ काम पेंडिंग है, सेलर हैज टू पुट दैट पाव भाजी इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। समझो बात को, प्राइस तय हो गया है, पाव भाजी बना रहा है, बट वो प्लास्टिक कंटेनर खत्म हो गया, वो गत्ते के कंटेनर में डाल के दे रहा है। अब मैं बोला भाई मुझे बहुत दूर लेकर जाना है, वो गत्ते का कंटेनर में वो स्पिल हो जाना है, तो मैं लड़ूंगा उससे। मतलब मैंने क्या ऑर्डर दिया था कि डिलीवरेबल स्टेट जो है वो मेरे को प्लास्टिक का कंटेनर में चाहिए। कहा था क्या? नहीं कहा था? हाँ जी बाबूजी कहा था। चल मेरे पैसे वापस दे दे भाई, क्योंकि तेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर है नहीं, राइट? तो वो मैं इस सिचुएशन पे डिलीवरी लेना नहीं चाहता हूँ, मैं लूंगा भी नहीं। जिस कंडीशन में तुम्हें मैंने कहा था डिलीवरी देने का, वो तू कर नहीं पा रहा। बाबूजी माफ़ कर दो भाई, बाबूजी पाव भाजी तो मेरे बन गए बाबूजी, मैं आपको क्यों पैसे वापस दूँ? क्या वो ऐसा बोल पाएगा? क्यों पैसे वापस दूँ? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अपना बात तय हुआ था कि तुम मुझे प्लास्टिक के कंटेनर में दोगे। तो पाव भाजी का तो बेचारे का जो नुकसान हुआ हुआ, इसका मतलब ये है कि डिलीवरेबल स्टेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेलर हैज टू डू समथिंग टू पुट द मटेरियल इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। जब वो नहीं कर पाया तो इट्स इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर गुड्स एंड द ओनरशिप। मतलब कहने का मतलब इसको रिवर्स समझो, बायर ही रिजेक्ट कर देगा। किताबों में ऐसा लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, अपने को ऐसा समझना है कि बायर क्यों खरीदेगा।
बायर ओनर क्यों बनेगा? जब आपने वो मिरर पे पॉलिश नहीं किया, मैं ओनर क्यों बनूंगा? आपको ये काम करना पेंडिंग था। मैं वुड लिया, लकड़ी। घर पे जब इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है हम लोग लकड़ी खरीदते हैं, पर उस लकड़ी को भी ना पूरा अच्छा से स्मूथ करके देना पड़ता है। अगर वो स्मूथ करके नहीं दे रहा है तो मैं बोलूँगा मैं क्यों खरीदूंगा भाई, राइट? तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 21 में अपने पास प्राइस तो पता है बट सेलर का काम पेंडिंग है। सेक्शन 22 में मेरे दोस्त क्या है, जब तक सेलर उसको डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं लेकर आए तब तक बेचारा सेलर प्राइस कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। जैसे कारपेट का एग्जांपल, कारपेट जब तक वो पूरा लगाएगा नहीं तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में माना नहीं जाएगा। अच्छे से फिटिंग करेगा, बायर पूरा चेक करेगा कि वो फिटिंग विटिंग सही से हुआ है नहीं हुआ है। बायर जब देखेगा एकदम तसल्ली है, हाँ जी सिचुएशन सही है, मैं इसको डिलीवरेबल स्टेट मानता हूँ, अब भाई बता कितने पैसे हुए। वैसे ही हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, बिफोर द कारपेट वॉज पुट इन टू द डिलीवरेबल स्टेट इट गॉट स्टोलन। जिम्मेदारी किसकी है? बायर बोलेगा भाई ओनरशिप डिड नॉट ट्रांसफर, तो जो नुकसान हुआ है तेरा हुआ है क्योंकि उस समय तक ओनर तुम था। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था, सिंपल सी डिस्कशन थी। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अब अपने बात करें जहाँ गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड। ठीक है जी, असर्टेन करेंगे। वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन्ड मतलब अपने सर्टेन नहीं है, वी आर नॉट सर्टेन। वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until goods are ascertained। भाई कितना फनी सा बात लिखा हुआ है, समझिएगा। वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन्ड मतलब मुझे पता ही नहीं है भाई, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा माल कौन सा है। जब मुझे पता ही नहीं है मेरा माल कौन सा है, मेरा सामान कौन सा है, मेरा गुड्स कौन सा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस प्रोडक्ट का करोगे दोस्त, राइट? तो वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, नो प्रॉपर्टी, नो ओनरशिप। कितना लॉजिकल बात है यार, ये सब में लिखना क्या है, एकदम समझ लो तो अपने आप याद हो जाएगा। नो प्रॉपर्टी मतलब नो ओनरशिप। इन गुड्स is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained। The rules in respect of passing of property of unascertained goods are follows: goods of the description in deliverable state, जैसा बायर ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, जो बायर चाह रहा था। बायर चाह रहा था जावा का शुगर खरीदना, या बायर ने कहा था चलो पतंजलि का शैम्पू या पतंजलि का घी, ठीक है। तो बायर ने बता दिया था कि मेरे को यही चाहिए, पतंजलि का मेरे को 500 ग्राम बेसन चाहिए। तो जब तक ये रेडी नहीं हो, जो डिस्क्रिप्शन बायर ने दिया था उसको हमने रेडी कर दिया। गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इज इन द डिलीवरेबल स्टेट, एकदम पैकिंग वैकिंग करके रेडी कर दिया। डिलीवरी टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन, ये हमने डिलीवरी बॉय को दे दिया। भाई साहब आपका माल रेडी है, मैं भिजवा रहा हूँ मेरा डिलीवरी बॉय से, ठीक है जी भिजवाइए। द रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स आर एज फॉलोज। सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है? असर्टेन गुड्स मतलब क्या, चलो हमें पता है यही है। अनअसर्टेन मतलब
हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं क्या चाहिए, आप वो डिस्क्राइब जो मैंने किया उसको रेडी कर दीजिए। तो जैसे आपने रेडी कर दिया, ठीक है। सेक्शन 23(1), वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स। एसी चलाइएगा थोड़ा, ठीक करिए। बाय डिस्क्रिप्शन and goods of that description and in a deliverable state, and नहीं होगा, goods of that description are in a deliverable state, are unconditionally appropriated to the contract। अप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जैसे कि एक बोरा है चीनी का या बेसन, यहाँ 500 किलो बेसन है, 500 किलोज, मुझे सिर्फ 500 ग्राम बेसन चाहिए, 500 ग्राम्स। तो इसमें से बेसन निकाल के एक छोटा सा पैकेट में मेरे लिए सेट कर दिया कि भाई इनके घर पे जाना है। तो और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर। अब जैसे बायर से पूछ लिया है, भाई साहब यही वाला ना, हाँ हाँ यही वाला। यहाँ तो चलो मैंने बोल दिया पतंजलि बेसन, अब समझ लो पतंजलि नहीं खाए, 4 अलग अलग बेसन का क्वालिटी है, 4 अलग अलग ड्रम्स में बेसन रखे हुए हैं, अलग अलग प्राइस का। तो कभी कभी ऐसा होता है बायर खुद ही फिलअप करके ले जाता है कि ये वाला चाहिए, तो बायर ने अप्रोप्रिएट कर दिया, या कभी कभी सेलर ने अप्रोप्रिएट कर दिया कि ये वाला ये वाला ये वाला, हाँ ये वाला। मतलब हाँ बोलना जरूरी है, हाँ अप्रोप्रिएशन मतलब उसमें से निकालना, और बायर ने हाँ कह दिया, सेल मतलब दोनों आदमी एकदम कंसेंसस एड आइटम में है, राइट। तो आइदर बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर। जब डिस्क्रिप्शन नहीं है, अनअसर्टेन्ड है, बहुत सारा चावल का क्वालिटी है, बहुत सारा, भाई साहब 5 किलो चावल देना। अब कौन सा चावल देना भाई 5 किलो, ठीक है देख लीजिए जाके। वो देखने जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, सेलर बोल रहा है एक काम करिए भाई साहब ये 5 किलो चावल ये वाला ले लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है, कोई कंप्लेन नहीं आएगा। तो सेलर बोल रहा है ये ले जाइए, बायर बोलता हाँ दी ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो हो गया ना, असर्टेन हो गया, अप्रोप्रिएट हो गया कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो कभी कभी आइदर बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर और बाय द बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर, दोनों आपस में एसेंट दे दिए हैं, रजामंदी है दोनों का। द प्रॉपर्टी इन गुड्स देयर अपॉन पासेस टू द बायर। ये रजामंदी कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पता है, मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब 5 किलो चावल देना, क्या कभी भी कोई भी दुकान वाला 5 किलो चावल देना बोलने से दे पाएगा? गुड्स हैव टू बी अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनली। 5 किलो चावल देना, 5 किलो बेसन देना, भाई साहब बहुत सारे क्वालिटी, कौन सा दूं, कौन सा दूं? भाई साहब कोई सा भी दे दो, कोई सा भी दे दो तो चलो बात हो गया कि कोई सा भी देने से चलेगा। पर जनरली आमतौर पे सेलर बोलेगा भैया आ जाइए दुकान पे, देख लीजिए, देख के बता दीजिए। या अपने को पहले से पता है कि भाई आपके घर पे तो वो 22 रुपया किलो वाला जाता है, भैया लास्ट हफ्ता गया था ना 22 रुपया किलो वाला, तो अपने को पता है कि ही सेइंग कि ये वाला, मतलब बेसिकली कंसेंट मिल रहा है। तो सेलर और बायर के बीच में ये जरूरी है भाई कि कौन सा देना है। बहुत सारे गुड्स है, सेम क्वालिटी, बहुत सारे चावल है, कौन सा, ये वाला क्या ये वाला, ठीक है। अगर मैं कुछ भी दे दूं तो वो बोलेगा यार मैं तो ये वाला नहीं मंगाया था। इसीलिए रजामंदी कितना इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये वाला नहीं मांग रहा था, मैं तो वो वाला मांग रहा था। तो ये वाला है या वो वाला है, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड प्रॉपरली। सच एसेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो भाई पहले से बोल दिया, अरे भाई सोचना ही क्या, पतंजलि वाला दे दे, एक्सप्रेस, झमेला खत्म। और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब अरे भाई आपको तो पता है मेरे घर पे कौन सा क्वालिटी आता है,
अरे विकास खुराना बोल रहा हूँ भाई, विकास खुराना, गोल्डन टावर्स ब्लॉक 4 4G। ओह विकास खुराना बाबू, अच्छा ठीक है, आपका पता है मुझे। इम्प्लाइड पता है कि क्या जाता है इम्प्लाइड, एंड मे बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन इज मेड। कभी कभी ऐसा है, विकास खुराना जी को हमने कहा, अरे विकास बाबू सुनिए, पतंजलि से भी बढ़िया क्वालिटी आया है, जबरदस्त है, मैं वो क्वालिटी भेज रहा हूँ, खा के देखिएगा। तो बात हो गया है, अप्रोप्रिएट सेलर ने पहले ही कर दिया, परमिशन बाद में ले रहा है, बट ले रहा है। या पहले ही सुनिए, इस बार आपको वो नहीं, अच्छा चीज खिलाएंगे, जबरदस्त। आप बस वो 200 रुपया किलो की जगह वो 400 रुपया किलो का है, बात हो गया, प्राइस बता दिया है, और बायर ने कहा ठीक है भाई आप दे देना, तो बात हो गया, डिस्कस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना, एक दूसरे का रजामंदी लेना। कभी कभी बायर खुद ही बोल देता है, पैकेट उठा के लिए आता है, भैया ये वाला दे दीजिए, सेलर को क्या दिक्कत है? सेलर को तो कोई दिक्कत नहीं, सेलर तो चाहता है कि जो बायर को पसंद हो वही माल बेचना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया सेक्शन 23(1), जहां हमने डिस्कस किया है सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब अपने को बात करना डिलीवरी टू द कैरियर। वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी के वजह से, ठीक है भाई, द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और टू अ कैरियर और अदर बेली। अभी एग्जांपल तो हम लोग घर घर का कर रहे थे, अब समझ लो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा ट्रक ट्रक भर के मैदा जाना है, पूरा ट्रक ट्रक भर के बेसन जाना है, ठीक है। वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी जो एग्जांपल दे रहे थे घरेलू कॉन्ट्रैक्ट था। वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, समझ लो ऑयल का बात करो, ऑयल में भी कितने तरह के क्वालिटी आते हैं, तो बहुत अलग अलग चीज पे। इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर। दो चीज हमने सीखा था, पहले तो भाई प्राइस, तो प्राइस जहां एकदम असर्टेन्ड गुड्स है, पता है, तो प्राइस भी पता है, सब कुछ पता है। अनअसर्टेन्ड गुड्स, बहुत सारा क्वालिटी, तो बहुत सारा क्वालिटी तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता है। पहला लाइन क्या लिखा है, ये लाइन क्या है देखिए, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, इसको मैं ग्रीन पे करूंगा वापस से। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained। अनअसर्टेन्ड गुड्स है ये, अलग अलग क्वालिटी है जी, कौन सा भेजूं, जब तक आप नहीं बताओगे, जब तक दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं आएगा कौन सा क्वालिटी कौन सा ग्रेड, तब तक हम नहीं भेजेंगे। नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर अनलेस एंड अनटिल गुड्स आर असर्टेन्ड। ओनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकता जब तक दोनों आदमी एकदम, मैं तो ये बोलूंगा सिचुएशन क्या है, कंसेंसस एट आइडम। मैं क्या भेजना चाह रहा हूं, आप क्या मांगना चाह रहे हो, दोनों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अब पता हो गया है, सब कुछ तय हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बात हो गया है, ये माल चाहिए, डिस्कस हो गया, सब कुछ हो गया। तो असर्टेन्ड गुड्स हो गया, अनअसर्टेन्ड से असर्टेन्ड हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ बताइए। अनअसर्टेन्ड गुड्स में से हमने असर्टेन कर लिया, तो जैसे ही गुड्स असर्टेन होता है, उस गुड्स के क्वालिटी के हिसाब से प्राइस आ गया। दो फॉर्मूला बताया था हमने, प्राइस एंड डिलीवरेबल स्टेट, दो चीज चेक करेंगे हम लोग हमेशा। ओनरशिप ट्रांसफर करना है, दो चीज चेक करना है, प्राइस एंड डिलीवरेबल स्टेट। जब तक अनअसर्टेन गुड्स था, पता ही नहीं था कौन सा क्वालिटी का चावल ले रहे हैं। जब क्वालिटी नहीं पता तो प्राइस कैसे पता चलेगा। तो अनअसर्टेन्ड को पहले असर्टेन्ड में लाओ, असर्टेन में लाने से पता तो चलेगा, ठीक है भाई साहब को ये वाला क्वालिटी चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, तो इस क्वालिटी का ये प्राइस है, तो क्वालिटी से आ गया प्राइस।
प्राइस आते के साथ अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट में 5 टन का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 ट्रक्स लगेंगे समझ लो, तो 5 ट्रक का माल मैं रेडी कर रहा हूं, क्योंकि अब तो रेडी है, दिमाग एकदम सेट है कि कौन सा क्वालिटी देना है, क्या प्राइस है, सब कुछ सेट है। अब भाई प्राइस रेडी, क्वालिटी रेडी, गुड्स आर असर्टेन्ड, तो प्राइस वाला पॉइंट पे तो हम टिक कर देंगे, बट डिलीवरेबल स्टेट का क्या करें? जैसे कारपेट वाले केस में कारपेट चोरी हो गया, कारपेट चोरी हो गया तो हम बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट नहीं था, तेरा नुकसान हुआ। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा उसी को समझते हैं। अब समझ लो, मैं पूछता हूं, यहां पर अगर बायर का कोई लॉरी वाला को इसने डिलीवरी दे दिया और फिर ये चोरी हो गया, तो किसका ओनरशिप? ये सब चर्चा समझना है। अब लॉजिकल सोचो, बायर का लॉरी, जो बायर ने गुड्स का ऑर्डर दिया था, लॉरी वाला बायर का है, बायर ने कहा था भैया ये मेरा जान पहचान वाला ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसको दे देना। इसको देने का मतलब तुमने गुड्स मेरे को दे दिया, मतलब क्या है, प्राइस तो तय था ही, लॉरी वाले को देते के साथ डिलीवरेबल स्टेट भी हो गया, प्राइस प्लस डिलीवरेबल स्टेट, प्राइस प्लस डिलीवरेबल स्टेट इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ रिस्क। इतना सही तो बात समझाना है आपको, इतना सही तो बात समझाना है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब क्या बात हो रहा है, डिलीवरी टू द कैरियर, डिलीवरी टू द कैरियर, वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरा बातचीत तय हो गया, गुड्स असर्टेन हो गया, अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन कर लिया, द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर। अब बायर को ही दे दिया तो झमेला खत्म, बायर को दे दिया झमेला खत्म, डिलीवरी हो गया। अब कभी कभी बायर को नहीं दे पा रहे, और टू द कैरियर, कैरियर मतलब रोड कैरियर्स, या ट्रेन से जा रहा, कहीं से जिससे भी जा रहा, जो भी उस गुड्स को कैरी करेगा, कैरियर। और अदर बेली, बेली मतलब उसके बिहाफ में, वो बोला भाई एक काम करो मेरे बिहाफ में उसको दे देना, तो उसको कहते हैं बेली। वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट, बायर ने बता दिया था तो ठीक है, नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, बायर तक पहुंचा दे भाई, मैंने अपना काम कर दिया, अब ये माल सिर्फ बायर तक पहुंचाने का है। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझाना होगा। डज नॉट डिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब क्या है? अगर समझ लो सेलर कहता है कैरियर से, कैरियर बायर का नहीं है, समझ लो सेलर जो है उसी का कैरियर है, जो गुड्स जाना है, ट्रांसपोर्ट में जाना है, वो वैन जो है वो सेलर का ही कंपनी का वैन है, हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अब सेलर कह रहा है जब तक सामने वाला पैसा नहीं दे तब तक गुड्स को डिस्पोज मत करना, डिस्पोज मतलब मत देना, इसका मतलब क्या है, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया मैंने, कि ये डिस्पोजल का राइट जो है रिजर्व्ड है, पैसा देगा तो माल जाएगा। बट इस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि बायर और सेलर का सेटिंग है, पैसा को लेकर मुझे कोई टेंशन नहीं, पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं, पैसा मेरा कहीं नहीं जाएगा, खरा बिजनेस पार्टनर है मेरा, पैसा आ जाएगा। बट पैसे से भी बढ़कर टेंशन क्या है पता है? सही तरीके से माल पहुंच जाए सामने वाला तक। ओनर कौन बनेगा, ओनरशिप किसका है, रिस्क किसका है, वो सब तो चलो लॉ में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त, कल को कोई झमेला हो जाए तो लॉ डिसाइड करेगा। बट आमतौर पे कोई चाहता है क्या झमेला हो जाए? आमतौर पे यही चाहेगा कि भाई सही तरीका से माल उस तक पहुंच जाए, यही चाहेगा। तो वापस से पढ़िए, वेर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, डिसाइड हो गया क्या देना है, द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर, बायर को दे दिया तो झमेला खत्म, और टू द कैरियर, कैरियर को देना है, और अदर बेली, कोई और बायर के रिप्रेजेंटेटिव को, वेदर नेम्ड और नॉट, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, कि भाई ये जिसको भी दे रहा हूं मैं बायर तक पहुंच जाए,
बायर तक गुड्स तो पहुंचाना पड़ेगा ना भाई। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, मेरा कोई राइट नहीं है भाई पहुंचा दे इसको, रोकने का मैं कहीं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बोला बस जैसे भी पहुंचा दे, मेरा कोई अधिकार मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि मैं नहीं नहीं रोक सकते हो, फुल फ्रीडम, गो एंड जस्ट डिलीवर इट, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब इसका मतलब क्या है, सेलर ने अपने तरफ से पूरा धक्का लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया कि भाई मैंने जो सामान आपने मांगा था जी, वही का वही सामान, जितना क्वांटिटी मांगा था उतना ही क्वांटिटी पूरा रेडी कर दिया है, पैक कर दिया है। आपको ले जाना तो एकदम रेडी है, ले जाइए। आप नहीं ले जा सकते तो बताइए किसको देना है, आपका रिप्रेजेंटेटिव को देना, ले जाइए, उसको कहते हैं बेली। या चलो कोई ट्रांसपोर्टर को देना है तो मैं अपने ट्रांसपोर्टर को दे रहा हूं, भाई तू जा ले जा, एकदम फटाफट ले जाके उसको दे दे। मतलब मैंने अपने तरफ से सारा काम कर दिया है, मैंने अपने तरफ से सारा काम कर दिया है। मतलब यह है कि भैया अब ओनरशिप तुम्हारा, मैंने विदा कर दिया है, बेटी विदाई, ठीक है। ही इज डीम्ड, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract। भैया इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अपना काम कर दिया, गुड्स दे दिया, ट्रांसपोर्ट में भी लगा दिया है, आपके फ्रेंड को दे दिया है, आपको दे दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपना काम कर दिया। बात को समझिए, जैसे ही मैंने अपना काम कर दिया क्या अराइज होगा, मेरा हक, मैंने अपना काम कर दिया। अब इसका जो बिल है, देखो भैया सेलर हमेशा क्या चाहता है, समझो मेरा बात को, सेलर हमेशा यही चाहेगा कि मैं अपना काम एकदम शांतिपूर्वक बिना कोई डिस्प्यूट के मैं अपना काम कर दूं भाई। जैसे ही सेलर ये एकदम जस्टिफाई कर लेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, उसके बाद भाई तेरा गुड्स के साथ कुछ भी हो, मेरा रिस्क तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। अब मैंने अपना काम कर दिया मतलब क्या है, आपने मेरे से 20 2000 किलो बेसन मांगा था, या जो भी जितना जो भी आइटम्स है, सबका बिल होता है जी 55,000 रुपया। अब बायर, सेलर जो है अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, क्योंकि उसका 40,000 का कॉस्टिंग था, 40,000 का कॉस्टिंग 55,000 में बेच दिया। अब सेलर तो खुश हो गई, अरे यार सारा काम कर दिया जी मैंने, क्योंकि अंदर ही अंदर खुशी मनाएगा कि चल ये मैंने अपना काम कर दिया, मतलब मैंने 15,000 का कमाई कर लिया है। ही हैज टू फील हैप्पी अबाउट इट, ताकि बाद में पैसे अभी नहीं मिले मुझे, उसका टेंशन भी नहीं है, मैंने अपना जिम्मेदारी सही तरीके से कर दिया, जो बोला था वही दिया है, कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो। तुमने जो क्वालिटी मांगा था, देखो तुम्हारा ईमेल आया, सेम टू सेम क्वालिटी, मैच कर ले, जितना क्वांटिटी मांगा था उतना ही क्वांटिटी। तुमने कहा था भैया इस कैरियर को दे देना, दे दिया, या मैंने अपने कैरियर के थ्रू भिजवा दिया, क्योंकि मैंने पूछ लिया था मेरा मेरा ट्रांसपोर्टर चलेगा, हाँ जी चलेगा। डिलीवरी का चार्जेस 5,000 रुपया, तुमसे पूछ लिया था, तुम रेडी कर, हाँ जी रेडी, 5,000 देने के लिए रेडी है। मैंने सारा काम कर दिया है, मैंने सारा काम कर दिया, मेरा 55,000 तय फिक्स्ड। मेरे को गुड्स नहीं चाहिए, बॉस समझिएगा बात को। कभी कभी अगर कोई सोचता हो सेलर को गुड्स चाहिए, अरे सेलर को गुड्स क्यों चाहिए, आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सेलर कभी भी गुड्स वापस नहीं चाहता है मेरे दोस्त, भाई धंधा करने बैठा है वो तो चाहता है गुड्स बिके। कभी भी सेलर का ये इंटेंशन नहीं होता है कि कहीं से पैसे नहीं आए, गुड्स वापस रोक लूं, मांग लूं वापस, रोड से वापस मंगवा लूं, ये सब कभी नहीं सेलर चाहेगा। सेलर तो चाहेगा गुड्स बिके, सर्कुलेशन, जितना माल रखा हुआ है बिके, फटाफट बिके। तो ये माल बिक गया है, सेलर एकदम श्योर हो गया है कि चलो पैसे भले ही 2 महीने बाद मिलेंगे, तो भी पैसे मेरे पक्के हो गए। सेलर को चिंता रहेगा कि हाँ भाई गुड्स पहुंचा के नहीं पहुंचा, बट सेलर ने काम कर दिया जी, गुड्स इन ट्रांजिट है, रास्ते में, बट सेलर ने अपना काम कर दिया जी। एग्जाम्पल, अ बिल ऑफ लेडिंग of railway parcel is made out in the name of the buyer। सेलर ने अपना काम कितना अच्छा से कर दिया, रेलवे को दे दिया, बायर के नाम का चिट्ठा। आज के दिन में तो क्या है, रेलवे को दिया बिल ऑफ लेडिंग का व्हाट्सएप, तुरंत बायर के पास भेज देगा, ले भैया मेरा काम हो गया, एंड इज सेंड टू हिम। द ओनरशिप इन गुड्स पासेस
फ्रॉम द सेलर टू द बायर। इसका मतलब ये जैसे ही उसने, आज का दिन में तो और इजी है, बिल ऑफ लेडिंग लिया या लॉरी रिसिट लिया, व्हाट्सएप किया, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब आप ओनर हो। इन केस द गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सीडेंटल लॉस बाय थेफ्ट, द सेलर विल नॉट बी लायबल। बस इतना, ये जो कहानी चल रहा था ना दोस्त, इतना कुछ जो समझाया गया आपको, उसमें यही बताना था कि सेलर लायबल नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही मैंने ट्रांसपोर्टर को गुड्स पकड़ा दिया, जैसा आपने बताया था, जो ऑर्डर आपने दिया था वही ऑर्डर मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिया, बिल ऑफ लीडिंग का या लॉरी रिसीट का आपको व्हाट्सएप कर दिया, आई हैव सेंड टू यू। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब आपका किस्मत, अगर वो ट्रक उलट गया, माल बारिश में भीग के नुकसान हो गया, कुछ भी हुआ तो आपका जिम्मेदारी। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 23, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन। Appropriation of goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of contract। बेसन चाहिए, कौन सा बेसन सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट करके इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रक राम बाबू का है, राम बाबू का ये वाला बेसन है भैया, तो राम बाबू वाला ट्रक में ये वाला बेसन डालो, और श्याम बाबू वाला ट्रक में ये वाला बेसन डालो। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व सिलेक्शन, तो हमने सेलेक्ट किया, राम बाबू के लिए ये वाला ट्रक, श्याम बाबू के लिए ये वाला ट्रक, with the intention of using them in performance of the contract and with mutual consent of seller and the buyer। आपस में एकदम कंफर्म रहना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट रहना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए कि हम क्या माल खरीद रहे हैं, क्या माल बेच रहे हैं, क्या हम चाह रहे थे, कोई इसमें झमेला नहीं होना चाहिए। वरना इतना मेहनत करेंगे, बोले भैया हमने मांगा था आपसे क्या और आपने भेजा क्या, वो नहीं है। एसेंशियल्स क्या है? द एसेंशियल्स आर, there is a contract for the sale of unascertain or future goods। The goods should conform to the description and quality stated in the contract। जो मैं मांग रहा था एग्जैक्ट वही डिस्क्रिप्शन एंड वही क्वालिटी, ठीक है जी है। द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। डिलीवरेबल स्टेट अपने क्या बताए थे, अपना फॉर्मूला था प्राइस और डिलीवरेबल स्टेट। तो मैं ये बोलता हूँ प्राइस तय करने के लिए द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अनअसर्टेन गुड्स। तो अनअसर्टेन गुड्स का प्राइस कैसे तय होगा, जब हम गुड्स को डिस्क्रिप्शन से और क्वालिटी से मैच कर लेंगे कि ये क्वालिटी तो ये प्राइस, तो ये दो लाइन से ए एंड बी से अपने प्राइस तक पहुंचते हैं। द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट तक पहुंच गए। अब देखो क्या, द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इंटेंशन टू अप्रोप्रिएट, appropriated to the contract either by delivery to the buyer or his agent। अब डिलीवरी का बात हो रहा है, अप्रोप्रिएट किसको किया हमने, चाहे तो बायर को किया या उसके एजेंट को किया या कैरियर को किया। द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय, अब ये जो अप्रोप्रिएशन है मतलब कौन सा गुड्स, अप्रोप्रिएशन मतलब सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का बात कर रहे हैं हम लोग। द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर, द बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर, आपस का रजामंदी, ठीक है जी। द एसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, समझाया था, एक्सप्रेस एकदम लिखा हुआ है कि पतंजलि वाला चाहिए, इम्प्लाइड मतलब अपने को पता है राम खुराना, राम खुराना का क्या प्रोडक्ट जा रहा है, 2 साल से मैं भेज रहा हूँ, मुझे पता है उसे कौन सा क्वालिटी चाहिए। द एसेंट में बी गिवन आइदर और बिफोर द अप्रोप्रिएशन, जो माल जो क्वालिटी में भेज रहा हूँ, मुझे क्वालिटी बोला गया था बी ग्रेड, बी ग्रेड नहीं है सी ग्रेड है, मैंने परमिशन ले लिया, चाहे तो अप्रोप्रिएट किया है
उससे पहले परमिशन ले लिया कि भैया बी ग्रेड नहीं है, सी ग्रेड चलेगा, हाँ जी चलेगा, तो ठीक है। या आपने पहले अप्रोप्रिएट कर लिए हैं और उसके बाद माल भेजने से पहले फ़ोन करके पूछ रहे हैं भैया बी ग्रेड तो नहीं है, सी ग्रेड भेज दूँ? ठीक है, भेज दो। तो ये सब सारी बातें होने चाहिए। अब अपने आ गए नेक्स्ट पॉइंट पे, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न, सेक्शन 24 में पहुंच गए भाई। ठीक है, आइए समझते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि भैया देखिए गुड्स को भेजिए, हम देखेंगे, घर वालों को दिखाएंगे, वाइफ को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, अगर उनको पसंद आया तो रख लेंगे, पसंद नहीं आया तो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट कितना दिन में भेजोगे? 2 दिन में भेजेंगे। अब 2 दिन की जगह 20 दिन हो गया। साइकिल साइकिल लेकर गया मैं, अब वो साइकिल 2 दिन का बोला था ट्रायल लेंगे, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, साइकिल आ ही नहीं रहा। और अब तो ये भी खबर है कि भैया वो साइकिल, वो दार्जिलिंग घूमने गए हैं, वो साइकिल को भी ले गए। तो हम समझ जाएंगे अच्छा दार्जिलिंग घूमने गए, साइकिल ले गए, तो मैं सेलर होके मैं क्या समझूंगा, हो भाई साहब ने कहा था 2 दिन में रिटर्न कर देंगे, बट भाई साहब दार्जिलिंग ले गए हैं, तो इसका मतलब भाई साहब खरीदेंगे। अगर भाई साहब को नहीं खरीदना होता तो क्या भाई साहब साइकिल को दार्जिलिंग ले जाते? ऐसा तो नहीं करते। तो कभी कभी अपने को समझ में आ जाता है कि रिटर्न नहीं हुआ, इतना समय तक रिटर्न हो जाना चाहिए था, राइट? तो अपने को समझ में आ जाता है कि भैया ये सेल हो गया, तो सेल हुआ है या रिटर्न होने वाला है, ये समझ में आ जाता है बायर और सेलर दोनों को। कभी कभी बायर कुछ ऐसा हरकत कर देता है कि सेलर को लगता है अच्छा भैया अब तो ये कन्फर्म माल अपना बिक गया है। तो आइए समझते हैं क्या क्या सिचुएशन आएगा, वो भी देखेंगे। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल, तो ये गुड्स तो हम डिलीवर कर दिए, इसका मतलब देखो अब क्या हो रहा है दोस्त, अपना फॉर्मूला है प्राइस का और डिलीवरेबल स्टेट का। तो प्राइस तो बायर को पता है कि इतना दाम का चीज़ है, और डिलीवरेबल स्टेट का तो क्या कहना, हमने तो डिलीवर कर ही दिया। बट अब ये क्या है, ये माल वापस भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अप्रूवल चाहिए। मतलब कंसेंट जो है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट इंपॉर्टेंट चीज होता है, दोनों जन अग्री करे। तो यहाँ पर अग्री जो है वो नहीं हो रहा है, मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। बाद बाकी प्राइस पता, डिलीवरेबल स्टेट पता, सब कुछ पता, अप्रूवल वाला सिचुएशन मतलब कंसेंट, यस बोलूं ना बोलूं, यहाँ श्योर नहीं हो रहे हैं। हो ही सकता है अगर हम यस बोल दें तो बाकी तो सब पता ही है, डिलीवरी तो एडवांस में हो गया क्योंकि मैं साइकिल ले जा रहा हूँ ट्रायल पे, तो डिलीवरेबल स्टेट तो हो ही गया, डिलीवरी हो ही गया है, प्राइस पता ही है, मगर फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। मैं तो अभी ट्रायल पे लेकर आया हूं जी, मैं अभी ओनर नहीं हुआ हूं, राइट? ओनर नहीं हुआ, तो ओनर नहीं हुआ तो रिस्क किसका? कल को साइकिल पे कुछ हो जाए, समझो बात को, ओनर मैं नहीं हुआ हूं अभी तक, तो इसका मतलब सेलर जो है वो अपने रिस्क पे गुड्स को भेज रहा है, अप्रूवल हो नहीं हो वो अपने रिस्क पे भेज रहा है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर रखे, ठीक है, भरोसा रहता है, या हो सकता है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया है कि भाई 50,000 का साइकिल है भैया 5,000 तो दीजिए डिपॉजिट, वो अलग बात है। बट अभी भी ओनर कौन है? ओनर सेलर ही है, ठीक है जी। तो बायर अप्रूव करेगा तब बताएगा, तो इसे हम कहते हैं सेल और रिटर्न बेसिस, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या कुछ भी और सिमिलर टर्म्स कुछ भी बोला जाता हो उस पर ध्यान नहीं देना। द प्रॉपर्टी देयर इन पासिस टू द बायर, अब ये बायर को प्रॉपर्टी कब पास होगी? अब एक बात बताओ, कब पास होगी तो अपने को पता चली गया, कब पास होनी चाहिए आप बताओ? ये सीधा सा बात है, प्राइस पता है, डिलीवरी हो ही चुका है, और ये भी अपने को पता है कि प्राइस कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत एक हाथ दे एक हाथ ले, प्राइस तो हम 1 महीना बाद भी देने से चलेगा, बट पहले ये तो बताओ कि मुझे खरीदना है भी या नहीं खरीदना, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो ट्रायल करा लिया है, बच्चे को पसंद आ गया, सबको पसंद आ गया। वाइफ थोड़ा सा नखरा कर रही है, अरे आप तो भाई बच्चों को बिगाड़ेंगे, 12-12 हज़ार 20-20 हज़ार का साइकिल होता है क्या? हमारे ज़माने में तो 200-200 रुपया का साइकिल होता था, अब आप 20-20 हज़ार का साइकिल बच्चों को दिला रहे हैं। और जैसे तैसे वाइफ को मना लिया गया, तो पूरा घर पे कंसेंसस है, हाँ भाई खरीद लेते हैं। तो भैया हमने हाँ कर दी, तो हाँ कर दी तो हो गया। अब आगे देखते हैं, कुछ और सिचुएशंस आता है। व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, हाँ कर दिया जी, सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, टेलीफोन करो भाई, व्हाट्सएप करो आजकल, राइट? व्हाट्सएप कर दो, वॉइस मैसेज भेज दो, फोन नहीं लग रहा है वॉइस मैसेज भेज दिया, हाँ जी भाई साहब साइकिल खरीद लेंगे। सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, ये तो हो गया सिग्निफाइज, हाँ बोल दिया फोन करके। और डज एनी एक्ट, अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। देखो भाई साहब, अब ये अदर एक्ट क्या हो सकता है, मैं बता देता हूं अभी आपको। साइकिल का दाम है 20,000 रुपये, 5,000 तो आपने एक बार सिक्योरिटी दे रखा है। अगर आपको पसंद आ जाए, सब कुछ ठीक है, तो आप भाई इमीडिएटली 5,000 और भिजवा दीजिए। 10,000 आप नेक्स्ट मंथ देने का वादा कर रहे हो, चलेगा, बट कम से कम 50% पैसा आप मेरे को भिजवा दोगे तो बात ठीक है। तो अब क्या है, घर पे रजामंदी हो गई है, वो हाँ बोलना चाह रहा है, तो हाँ बोलने से भी काम बन जाता है। बट उसने कहा है कि हाँ भैया सिर्फ हाँ बोलने से नहीं चलेगा, 5,000 रुपया भिजवा देना, तो अपने आप मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा हाँ है। तो ही डज एनीथिंग, एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, अडॉप्ट कर लिया, जैसे बच्चा अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। तो भैया अब ये 5,000 देने का मतलब क्या है कि ये हम सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगा, हमको मंजूर है जी। चलो ये तो हो गया अगर वो सिग्निफाई करता है, अगर वो यस बोल देता है। अब यहाँ क्या हो रहा है पॉइंट बी में, पॉइंट बी में क्या है, इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, अप्रूवल बताया नहीं बट फिर भी रिटेन्स द गुड्स। एक बात बताओ, कोई रीजन से आपने उन्हें बताया नहीं सेलर को कि भैया हम रख लेंगे, ठीक है यार बता देंगे यार, सेलर है कहाँ जाएगा, बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन का भी तो नहीं बताया। 2 दिन बोला था यार ठीक है बता देंगे, कौन सा भागा जा रहा है यार, सेलर है उसको तो माल बेचने का हड़बड़ी रहता ही है, सेलर तो बार बार फोन करेगा ही, बता देंगे आराम से यार। क्योंकि देखो बायर हमेशा ना एक जोश में रहता है, क्योंकि बायर को हमेशा ऐसा लगता है कि वो एहसान कर रहा है सेलर के ऊपर माल खरीद के, समझना बात को। रिजेक्शन बताए नहीं, और हमेशा सेलर भी क्या ना हाथ जोड़ के, हाँ जी भाई साहब आप बताने वाले थे भाई साहब, पूछे भाभी जी को पसंद आया, बच्चे को अच्छा लगा, अरे ऑरेंज कलर नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पिंक भी है मुन्नी के लिए, अभी अभी आया भैया, अभी जस्ट फोन आया, हाँ हाँ राजू ने कंफर्म किया कि पिंक कलर भी आ गया, अगर आपको पिंक कलर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑरेंज मंगवा लेता हूँ कल और सुबह पिंक कलर भेज देता हूँ। तो सेलर देखो हमेशा उस मोड में रहता है कि भाई आपको पसंद आ जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अभी तक अप्रूवल तो दिया नहीं है मैंने, रिजेक्शन का भी कुछ खबर दिया नहीं, ठीक है, फिर क्या होता है, देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, 5 दिन तक ये साइकिल अगर आपको नहीं पसंद आती है भाई साहब तो वापस कर देना, और अगर आपका बच्चा 5 दिन तक चला ही रहा है तो ये 5-5 दिन तक रिटर्न ये नहीं होता, फिर हम यही मानेंगे कि अब आप ये खरीद लिए, तो ये आपका 5 दिन की, फिर आप ही का हमेशा के लिए। तो 5 दिन तक का समय दिया गया था, इतना तो फुर्सत नहीं है ना भाई साहब कि हम आपको फोन करते रहेंगे। चलिए आपकी बात हम मान गए, महंगा साइकिल खरीद रहे हैं आप, 25,000 वाला साइकिल खरीद रहे हैं, मान गए भाई, तो भाई आपको मैं 5 दिन तक का समय देता हूं, 5 दिन तक अगर नहीं समझ में आए तो भैया भेज दीजिएगा साइकिल, और अगर 5वां दिन तक साइकिल नहीं आया तो भैया साइकिल मत भेजना,
25,000 रुपया भेजना, ठीक है। तो अगर ये टाइम फिक्स्ड है रिटर्न करने का, टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, तो टाइम एक्सपायर हो गया, 5 दिन का समय था, समय एक्सपायर हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर। भैया अब आप ओनर हो, अब 6वां दिन 7वां दिन है भैया, अब आप ओनर हो। नहीं नहीं भाई साहब प्लीज वापस ले लीजिए ना, प्लीज नहीं, इतना महंगा नहीं लेगा, नहीं नहीं गलती हो गया, नहीं 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 नहीं, अब तो हम तो नहीं, हम तो नहीं लेंगे भाई, क्योंकि ये बात अपना तय था, ठीक है जी। एंड इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ रीजनेबल टाइम, टाइम फिक्स नहीं था 5 दिन का, बट 1 महीना हो गया, 1 महीना तक कोई, भाई साहब आप सोच के देखिए, 1 महीना तक कोई ट्रायल देता है क्या? और देखिए इस कंडीशन देखिए साइकिल का, आप 1 महीना चला के, ये एक बात बताइए, अब मैं ये साइकिल किसी और को बेच सकता हूँ क्या? एक बात बताइए, आप ही को दूंगा तो आप खरीद लेंगे क्या? नहीं भाई साहब मैं तो नहीं खरीदूंगा। तो भाई साहब ये तो अब सेकंड हैंड हो गया ना, आप 1 महीना चला लिए हैं, अब आप बोलते हैं सेल एंड रिटर्न बेसिस पे लेकर गए थे, रिटर्न करना चाहते हैं, तो भैया आप हमको क्या, क्या आप क्या बोले हैं, क्या हमको आप सी समझे हैं? तो आप समझ गए हो कि सी का मतलब क्या है, ठीक है। तो दोस्त ऐसा होता है, रीजनेबल टाइम पास हो गया एकदम ऊपर, और वो बोलता है वापस ले लीजिए, हमारा तो कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ था भैया, क्या करें, हम तो थोड़ा सा, सासू जी बीमार थी ना तो वहाँ चले गए थे मद्रास। तो आपकी सासू बीमार थी मद्रास, आप चले गए थे बेटे, आपके पीछे थे तो बच्चे लोग देखो क्या जबरदस्त साइकिल चलाए, तो वापस नहीं हो सकता है, रीजनेबल टाइम हैज एक्सपायर्ड। तो ये बात तो समझ में आ जाता है। जब भी रीजनेबल टाइम का बात होता है, मैंने हमेशा कहा है, रीजनेबल मतलब रीजन, लॉजिक्स, लॉजिक का लड़ाई होता है उसके बाद। भाई साहब आप ही देखिए ये साइकिल का कंडीशन, आप जिस कंडीशन में ला के दे रहे हैं, और सुनिए ना, देख के भी लग रहा है बहुत पॉलिश करके लाए हैं आप, कि पता नहीं चले, बट ये देखिए ये जो स्क्रैच है, स्क्रैच से पता चल जा रहा है, अब कोई नहीं खरीदेगा इसको। हाँ बात तो भैया आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, आप 25,000 बोले तो देखिए ना कुछ कम हो सकता है क्या? अब आए ना बात पे, चलिए ठीक है, आपको इतना पसंद है, आपको 10% डिस्काउंट दिया, चलिए 22,500 में ये साइकिल आपका। ऐसा होता है रियल लाइफ में, तो अपने को रियल लाइफ समझना है। अब देखो कमाल का बात क्या है, साइकिल की जगह हम लोग मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल महंगा वाला, आज के डेट में तो वो हार्ले डेविडसन भी होता है दोस्त, हार्ले डेविडसन का मोटरसाइकिल 10 लाख रुपया का मोटरसाइकिल था, कंपनी वाला को भी लगा 10 लाख का मोटरसाइकिल है भैया, बड़ा महंगा माल है, ठीक है। अब मैं 10 लाख का मोटरसाइकिल, अचानक मैंने कहा ना सासू माँ बीमार हो गई थी, अब सासू माँ बीमार हो गई भाई, अब क्या करूं, पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं? अब मैंने क्या किया, ये मोटरसाइकिल अपने पड़ोसी को दे दिया, भाई साहब एक बार 5 लाख दीजिए ना, ये मोटरसाइकिल रख लीजिए। मोटरसाइकिल मेरा है नहीं, और मैंने उस मोटरसाइकिल को रख के पैसे उठा लिए। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि जैसे कि वो मेरा खुद का मोटरसाइकिल है, जो कि मैं खरीदने वाला हूं। तो कुछ ऐसा हरकत हमने कर दिया है जिसका मतलब ये निकल के आता है कि ये वापस करने का तो बात ही नहीं है, ये तो मेरा माल है, ठीक है। ही डज समथिंग टू द गुड विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। हार्ले डेविडसन वाले को 10 लाख देना है, दो तो देंगे। ही प्लेजेस और सेल्स द गुड्स, उसको 10 लाख बाद में दे देंगे यार। अभी एक काम करते हैं, अरे तुमको खरीदने का तुम सोच रहे थे ना, एकदम ब्रांड न्यू है, तुम ही खरीद लो यार, तुम ही खरीद लो। तो मैंने सेल एंड रिटर्न बेसिस पे लिया था, मेरा एक और दोस्त खरीदना चाह रहा था, हम लोग दो दोस्त खरीदना चाह रहे थे, तो मैंने क्या किया, उस दोस्त को बेच डाला कि भाई 10 लाख का गाड़ी है, तू चिंता मत कर, वो दोस्त है अपना हार्ले डेविडसन वाला, तू एक काम कर, तू सिर्फ 5 लाख दे दे, 5 लाख तू नेक्स्ट वीक दे देना।
तो मैंने क्योंकि अपने दोस्त से 5 लाख रुपया उठा लिया है, बेच दिया अपने दोस्त को, तो मैंने अपने दोस्त को बेच दिया। बट सेलर के नज़र में देखो, सेलर के नज़र में तो ये सेल हो गया, अब रिटर्न क्या आना है? जब तू मेरे से लेकर अपने दोस्त को बेच दिया तो भाई मेरा माल तो बिक गया ना, तो ठीक है जी। ही प्लेजेस और सेल्स द गुड्स। प्लेजेस मतलब एक बार दे देना, गुड्स को देकर एक बार पैसे ले लेना, वापस पैसे देंगे, गुड्स ले लूँगा। तो भाई तू प्लेज किया है तो कहीं ना कहीं अपना समझ के प्लेज किया है, चलो मेरे को तो प्राइस देना है। कभी कभी ये देखो ऐसा, अब तुम लोग को लग रहा होगा यही ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है। हार्ले डेविडसन वाले को 10 लाख रुपया का बाइक बेचना है। हार्ले डेविडसन ने कहा 10% डाउन पेमेंट कर दो और 90% पेमेंट जो है वो आप 1 साल के बाद करना। कंपनी का स्कीम है, 1 साल के बाद करना, कंपनी स्कीम दे रही है, क्या दिक्कत है? तो मैंने तो 10 लाख का 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया। अब अगर ये रिटर्न करोगे तो हम इसको डाउन पेमेंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 लाख का बाइक हमने सिर्फ 1 लाख दे रखा है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बाकी 1 साल के बाद पैसा देना, राइट? तो अब मैंने 9 लाख तो 1 साल बाद देना है, 10% देकर 1 लाख में बाइक का ओनर बन गया मैं। अब मैंने किसी और को बेच दिया या प्लेज कर दिया कि भैया 10 लाख का बाइक है, एक काम करो, रख लो इसको, इसको रख के मेरे को एक बार 5 लाख दे दो। तो 1 साल का तो टाइम है ना मेरे को उसको देने के लिए। और अपने को पता है प्राइस जो है, पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तुम खरीदना चाहते हो, मैं बेचना चाहता हूँ, पैसे 1 साल बाद लूंगा, ठीक है, हो गया। अब मैं अपना सामान को, बाइक मेरी हो गई है, मैंने 1 लाख में खरीदा है, वो मैं जानता हूँ। मैं उस बाइक का वैल्यू 10 लाख रुपया है, मैं किसी और को 11 में बेचूं या 9 में बेचूं, या किसी को एक बार गिरवी रख के 5 लाख उठाऊं, तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ। बट अगर मैं कुछ ऐसा हरकत कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये सेल हो गया। तो ये तीनों पॉइंट सेल एंड रिटर्न का मेरे ख्याल से आपको पूरा पूरी क्लियर है। अब आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। बस ये एग्जांपल 1, 2 एंड 3 देखेंगे, और उससे पहले हम आपको एक और ये बता दे रहे, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। कभी कभी अगर ऐसा सिचुएशन है कि भाई सेल तो तभी होगा जब पैसे दोगे, नहीं तो रिटर्न, तो तुम किसी और को भैया नहीं बेच सकते हो। इट मे बी नोटेड, चलो इसको बाद में देखेंगे, बट एक एक करके लाइन से ही चलते हैं। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। P brought a musical instrument from a musical shop on a condition that he will purchase it if he likes the instrument. After a week, he has informed the shop owner that he has agreed to purchase the musical instrument. The ownership is transferred when he has decided to purchase the instrument as his own. तो ये ठीक है, ये पॉइंट नंबर ए वाला कवर हो रहा है। A buyer under a contract on the basis of sale or return is deemed to have exercised his option when he does any act exercising domination over the goods। कोई ऐसा हरकत जिससे पता चलता है डोमिनेशन ओवर द गुड्स, जैसे मैंने प्लेज कर दिया, तो लग रहा ना अपना माल है भाई, बेच दिया किसी और को, अरे अपना माल समझ के बेच दिया। शोइंग एन अनइक्विवोकल इंटेंशन टू बाई, अनइक्विवोकल मतलब कोई मुझे हिलाने वाला नहीं, मैं तो खरीद ही रहा हूँ यार इसको, 100% खरीद रहा हूँ मैं। अब मैं समझ लो किसी को गिफ्ट दे दिया, लाया था मैं सेल और रिटर्न बेसिस पे, समझो मेरा बात को, और मैं किसी का बर्थडे था तो एक काम करते यही गिफ्ट दे देते, तो कहीं ना कहीं मैं एकदम अंडरस्टूड हूँ कि ये खरीदना ही है। अनइक्विवोकल इंटेंशन टू बाई, एग्जाम्पल, इफ ही प्लेजेस द गुड्स विद अ थर्ड पार्टी, failure or inability to return the goods to the seller does not necessarily imply selection to buy। अभी एक नया बात जोड़ दिया है, कभी कभी ऐसा है कि फेलियर और इनएबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर
डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई सिलेक्शन टू बाई। कुछ ऐसा हैपनिंग हो गया जो बाद में बायर प्रूफ कर पाए कि आई मेट विद अ रोड एक्सीडेंट, I met with a road accident and I was not in any condition to return it to you. I was failed and I was unable to return the goods to the seller. ठीक है, तो रिटर्न नहीं कर पाया तो माल बिक गया ऐसा नहीं है। फोन कर लो, पता कर लो, बात कर लो। तुमने फोन नहीं किया, भाई मैं तो एक्सीडेंट में था, तो तुम ही फोन कर लेते भाई। तुम फोन कर लेते तो मैं तुम्हें बता देता कि नहीं नहीं मुझे नहीं खरीदना है, तो तुम अपना आदमी देकर मंगवा लेते वापस। तो फेलियर और इनएबिलिटी टू रिटर्न द गुड टू द सेलर डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई कि मैं खरीद रहा हूं। तो ये बात भी क्लियर है। A delivered some jewelry to B on sale or return basis. B placed the jewelry with C. It was held that the ownership of the jewelry had been transferred to B as he had adopted the transaction by pledging the jewelry with C. ट्रांजैक्शन अडॉप्ट हो गया, सेल माना जाएगा। ज्वेलरी को हमने प्लेज कर दिया थर्ड पार्टी को। इन दिस केस ए हैज नो राइट अगेंस्ट सी। कहने का मतलब यह है ए ने दिया बी को सेल और रिटर्न बेसिस पे, बी ने सी को क्या किया, बी ने प्लेज कर दिया सी को। तो ए सी के पास जाएगा और बोलेगा भाई ये मेरा है, मालूम ये ज्वेलरी मेरा है। नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? देखो ये सब ज्वेलरी वगैरह का काम जो है बड़ा ट्रस्ट पे काम होता है। सेल एंड रिटर्न वाला जो काम होता है ना, बहुत ट्रस्ट पे होता है। इज्जत। 50 लाख का ज्वेलरी मैंने अगर किसी को दिया है दोस्त, 50 लाख का ज्वेलरी या 5 लाख का ज्वेलरी, एक चीज कॉमन सेंस, देखो इसको कॉमन सेंस लाना होगा, नहीं तो नहीं समझोगे कि ये क्या बोल के चला गया। आप नहीं समझोगे। आपको ये समझना होगा सेल और रिटर्न कौन होता है। भाई तेरी पहचान अगर है दुकान में तो ही तुम्हें सेल और रिटर्न बेसिस पे मिलेगा। ये बात कोई किताब में नहीं लिखी हुई है। किसको मिलता है एक बात बताओ? 50 लाख का ज्वेलरी, 5 लाख का ज्वेलरी, 5 करोड़ का ज्वेलरी, जाइए भाभी जी ले जाइए। पसंद आया तो बता दीजिएगा, नहीं आया तो भिजवा दीजिएगा। ये किसको हैसियत है, ये पोजीशन किसका है? जिसका जबरदस्त गुडविल होता है या सेलर को जबरदस्त भरोसा है कि मैं अपना 10 लाख का माल, 20 लाख का माल, 50 लाख का माल इनको दे सकता हूं। ऑनर, ऑनर एंड ट्रस्ट, एक्सट्रीम ट्रस्ट का गेम है ये। एक्सट्रीम ट्रस्ट एंड एक्सट्रीम गुडविल। जितना गुडविल मैं सेलर ज्वेलर हूं मैं, उतना ही उससे भी ज्यादा गुडविल मैं आपका मानता हूं। आप 50 लाख का माल मैं अगर आपको दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूं कि आपका औकात 5 करोड़ का है। 5 करोड़ का औकात समझ रहा हूं तो आपको 50 लाख का माल दे रहा हूं। अब कोई भी वजह से वो 50 लाख का अंगूठी आपने किसी और को दे दिया, प्लेज कर दिया, मैं आपका इज्जत बाजार में नीलाम नहीं कर सकता हूं दोस्त। मैं ये मानूंगा कि अच्छा भाभी जी ने वो अंगूठी किसी को दिया है, कोई बात नहीं, अपना माल तो बिक गया भाई। मैं थर्ड पार्टी के पास नहीं जाऊंगा, अरे ये तो मेरी अंगूठी थी, मेरी थी, अरे आपको कैसे दे दी उसने। अगर मैं ये थर्ड पार्टी को जाके ये बात कहूंगा, अरे मेरी थी, मेरे को तो पैसा ही नहीं दिया उन्होंने, बिना मेरे को पैसे दिए आपको कैसे दे सकती है, इसका मतलब क्या? मैं रिलेशन खराब कर रहा हूं, इज्जत ले रहा हूं सामने वाला का। राइट? सामने वाला का इज्जत नहीं ले सकता हूं। बस अपने को ये पता चल गया कि भाई ये माल अपना बिक गया। आप सी को दो, डी को दो, आप कुछ भी करो, मेरे तरफ से ये सेल हो गया। क्लियर? तो चलो एक छोटा सा ब्रेक तो नहीं लेंगे, 1 घंटा हो गया, बट 10 मिनट का और डिस्कशन करेंगे। आइए डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो एक कोई अधिकार नहीं है, सी के पास जाने का कोई अधिकार नहीं है। इन दिस केस ए हैज नो राइट अगेंस्ट सी। दिस केस मतलब सेल एंड रिटर्न बेसिस वाला केस। ठीक है? ही कैन ओनली रिकवर द प्राइस ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम बी।
प्राइस मांग सकता है। गुड्स तो भैया बिक्री हो गया है, गुड्स तो बिक्री हो गया है, समझो बात को। अब 50 लाख का जो अंगूठी था, भाभी जी आपसे 50 लाख लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल 3, A sends B a water motor on approval or return, वाटर मोटर, ठीक है, इन मार्च 2016। ये रीजनेबल टाइम का बात हो रहा है। बी टू रिटर्न इट आफ्टर ट्रायल इन अगस्त 2016। भाई मार्च का चीज अगस्त तक हम, बी टू रिटर्न इट आफ्टर ट्रायल इन अगस्त 2016। द वाटर मोटर हैज नॉट बीन रिटर्न विद इन अ रीजनेबल टाइम and therefore A is not bound to accept it and B must pay the price. A sends to B a water motor on approval or return in March 2016. B to return it after trial in August 2016. B to return it का थोड़ा सा इंग्लिश का ये ठीक नहीं है, कि अपने को ये बोलना चाहिए था कि B returned it, बट जो भी है इसमें ये बताया जा रहा है कि मार्च का ट्रायल अगस्त में रिटर्न हो रहा है, या बी को लगा कि मैं अगस्त तक रिटर्न करूंगा ट्रायल करके। द वाटर मोटर हैज नॉट बीन रिटर्न विद इन अ रीजनेबल टाइम। यस, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीना तक कोई ट्रायल नहीं लेता दोस्त, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें, ए इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट एंड बी मस्ट पे द प्राइस। यहां ये, it may be noted that where goods have been delivered by a person on sale or return, चलो सेल और रिटर्न बेसिस पे ही है, बट पहले से ही बात हो गया है, ये सेल तभी होगा, कैश देना होगा आपको। अब याद करो वही भाभी जी वाला एग्जांपल। अब मैं भाभी जी पर भरोसा नहीं करना चाहता हूँ, वापस से वो पैसा तो मुझे मिला है, बट अब मैं कोई भी रीज़न से नहीं भरोसा करना चाहता हूँ, मेरा इच्छा, या जो भी हमने कंपनी के पॉलिसी चेंज कर दी है। It may be noted where goods have been delivered by a person on sale or return on the terms that the goods were to remain the property of the seller till they were paid for. जब तक पैसे नहीं दोगे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा है कि बायर ने कुछ ऐसा हरकत कर दिया जिससे ये सेल माना जाएगा। जैसे बायर ने प्लेज कर दिया, किसी और को बेच दिया, तो अपने इसको सेल मान लिए। सेल मान लिए मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, सेलर का अधिकार खत्म हो गया। सेलर ने बेचारे ने भरोसे पे सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया माल, रिटर्न आया नहीं और सेलर का अधिकार भी चला गया, पैसे नहीं आए। तो कहीं ना कहीं सेलर को लग रहा है कि नहीं नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे, ये अधिकार ट्रांसफर नहीं करेंगे। कल को वो किसी को प्लेज कर दे, कुछ भी कर दे, तो भाई कैश मांगता अपने को। तो जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक ये माल आपका नहीं है। द प्रॉपर्टी देयरइन डज नॉट पास टू द बायर until the terms are complied with, that is cash is paid for. इस केस में अगर पैसा नहीं दिया मैंने और मैं इस ज्वेलरी को कहीं और प्लेज कर दूं, तब बायर के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। सेलर जो है ए ने बी को दिया, बी ने सी को दे दिया। इस सिचुएशन पे बी को पहले ही बता दिया गया था कि भाई तुमको कैश देना है मेरे को। बी ने कैश नहीं दिया, पहले ही बात क्लियर हो गया था, ए डायरेक्ट सी के पास जा सकता है। ए बोलेगा भाई मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, आप मुझे पैसे दोगे, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा माल किसी और को कैसे बेच दिया आपने? हाउ कुड यू सेल? फर्स्ट यू पे मी देन यू सेल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। विदाउट पेइंग मी आप मेरे से 10 लाख का सामान खरीदे, मेरे को पैसा दिए नहीं, जो कि अपना बात था कि मेरे को पहले पैसा मिल जाना चाहिए। आपने किसी और को 12 लाख में चिपका दिया, उस 12 लाख को भी आप रख के रखे हो।
तो भी माल मेरा, शोरूम मेरा, बड़ा काम मेरा, मुझे पैसे मिल नहीं रहे, पैसे आप कमाए जा रहे हो। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, मुझे पहले पैसे दोगे तो सामने वाले को आप बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले वाले केस में क्या था, हमने ये नहीं बताया था, कैश का नहीं बताया था। इसका मतलब हमें भरोसा है, होता है ज्वेलरी वेलरी में होता है, बड़े बड़े घर की लेडीज लोग भी काम करती है। ज्वेलर से लेकर गया 50,000 का सामान, किसी और को 55-60,000 में बेच दिया, और ज्वेलर आराम से बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बेच दो। ज्वेलर को मालूम है कि पैसे आज नहीं तो 2 महीने बाद आ जाएंगे, ज्वेलर को शांति है। बट अगर ज्वेलर को अशांति है मन में, ज्वेलर बोल रहा नहीं नहीं नहीं, पहले मेरे को पैसा दोगे, कैश दोगे, उसके बाद जो करना करना, तो ज्वेलर ने पहले क्लैरिफाई कर दिया। तो उस केस में ज्वेलर डायरेक्ट उस पार्टी के पास चला जाएगा कि ये जो भाभी जी ने जो आपको माल बेचा है ना जी, मेरे से लेके दी थी और मुझे तो पैसे दिए नहीं, तो आपको कैसे बेच दी, ये माल मेरा, चलिए दीजिए। तो इसमें इज्जत किसका जा रहा है, बीच वाले भाभी जी का इज्जत जा रहा है। इज्जत क्यों, ज्वेलर उसका इज्जत उछालेगा, क्योंकि ज्वेलर ने पहले क्लियर कर दिया था। ऐसा काम दोबारा मत करिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ए डिलीवर्ड हिज ज्वेलरी टू बी on sale for cash only or return basis. It was expressly provided in the contract that the jewelry shall remain A's property until the price is paid. जब तक आप पैसा नहीं दोगे, ये प्रॉपर्टी मेरा ही रहेगा। Before the payment of the price, B pledged the jewelry with C. It was held at the time of pledge. The ownership was not transferred to B, thus the pledge was not valid. And A could recover the jewelry from C. चलिए आज यहीं तक करेंगे। राइट टू डिस्पोजल नेक्स्ट डे में करेंगे। राइट, रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल हमने एक ये लाइन बताया था, समझाया था, शायद आपको याद आ रहा होगा। नहीं भी याद आ रहा होगा तो चिंता मत करिए, फिर से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, दम लगा के पढ़ाएंगे। आप दम लगा के समझिए, एक बार समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अच्छे से समझिए। उसके बाद देखो एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। लिखना इम्पॉर्टेंट है, समझने से ज़्यादा, बार बार मैं ये समझा रहा हूँ, समझना बहुत इजी है, समझकर उसे प्रॉपर शब्द में लैंग्वेज डाल के एग्ज़ाम में लिखना उतना ही डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ प्लीज़ अगर आप लोग समझ जाओ तो जितना पासिंग परसेंटेज जो इतना लो है सीए में, वो उठ जाएगा अपने आप। आपको लग रहा है हमने बहुत सही आंसर लिखा है क्योंकि आप समझ चुके हो, पर जब लिख कर आ रहे हो गलत लिख कर आ रहे हो। क्या लिख कर आ रहे हो आपको खुद को होश नहीं है। बहुत मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को खुद का आंसर स्क्रिप्ट रीड करने बोला जाए तो उनको लगेगा अरे बाबा मैं किस नशे में लिख रहा था, किस प्रेशर पे लिख रहा था, मैं बट ये नहीं लिखना चाहता था, ओह मैं ये लिखना चाहता था। आप क्या लिखना चाहते थे, क्या लिख कर आए हैं, वो थ्योरी, ओरल एग्जाम नहीं है दोस्त, ओरल एग्जाम नहीं है, बात को समझिए। ओरल एग्जाम हो तो एग्जामिनर बोलेगा अरे बेटा क्या बोल रहे हो, ओ मास्टर जी ये नहीं है, रिटर्न एग्जाम। काश ओरल एग्जामिनेशन होता, ओरल एग्जामिनेशन होता, अपने को दिमाग को टेस्ट करना है कि भाई तेरे को समझ में आया या नहीं आया, वो कितना इजी टेस्ट होता, अच्छा टेस्ट होता। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वैसा सिचुएशन नहीं आया कि हम ओरल एग्जामिनेशन ले लें, हिंदी में एग्जामिनेशन ले लें। हमें बच्चों का इंटेलिजेंस ही तो चेक करना है, बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, चलो हिंदी में पूछते हैं। अगर तुम बंगाली हो तो चलो बंगाली में पूछते हैं, तुम मराठी हो तो मराठी में पूछते हैं, तुम पंजाबी हो तो पंजाबी में पूछते हैं। ओवरऑल मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। दुख की बात है हमें इंग्लिश में एग्जाम देना है, इसीलिए इतना मेहनत हो रहा है कि इंग्लिश में एग्जाम देना। हिंदी में समझिए, इंग्लिश को साथ साथ अंडरलाइन करिए और इंग्लिश को लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये कोशिश अगर हम लोग मिलकर करेंगे, समझेंगे, लॉजिकल समझेंगे, इस बात के तय तक पहुंचोगे अगर आप, तो आपको पूरी लॉजिक लगेगा इसमें। तो मेहनत तो डबल करना पड़ेगा ना दोस्त। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, अगर आपको लिखना नहीं आता ठीक से, तो मेहनत तो डबल करना पड़ेगा। अगर मार्केट में मेहनत उतना नहीं हो रहा है तो दुकानदारी हो रहा है बॉस। वी नीड टू डिलीवर यू जिससे आप पास हो जाओ। वो मेहनत मैंने लॉजिकली यही सोचा है कि बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे। बच्चे मरने के लिए रेडी है, मैं सुसाइड कर लूंगा जी, मुझे सब कुछ आता है, इंस्टीट्यूट मुझे फेल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोष कहाँ है, दोष को फिगर आउट करने का प्रयत्न कर रहा हूं और पूरा श्योर हूं कि यही दोष है। तो आप अगर इस बात को यकीन करोगे, यकीन करके समझोगे, समझ के लैंग्वेज को समझोगे और उसके बाद लिखने का प्रैक्टिस करोगे दोस्त,
फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई फेल नहीं हो गया। मेहनत आपको उस हिसाब से करना होगा। चलिए, टाटा, बाय बाय, आई लव यू ऑल। और एक और छोटी सी बात, एलएमएस, एलएमएस का जिक्र करना है मुझे। एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हर रजिस्टर्ड स्टूडेंट के पास ये अधिकार है कि उसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। अगर कोई सेंटर हमारे ऑथराइज लर्निंग सेंटर अगर आपको एलएमएस का लिंक नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका स्टूडेंट का रिपोर्टिंग हमारे तक नहीं पहुंचा है दोस्त। ठीक है, आप हमें डायरेक्ट फोन करिए 9830175050 पे, बताइए आप कौन से सेंटर पे पढ़ रहे हो और आपको एलएमएस फैसिलिटी नहीं मिली है। आप लोग अपना पिक्चर्स को भी भेजिए BACA classes@gmail.com। हमारी इंटरनल मैगजीन्स निकलेगी, लकी ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो लकी ड्रॉ में आपका पिक्चर के साथ हम कैश रिवॉर्ड भी निकालेंगे कुछ। तो ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ काइंडली सेंटर का नाम बताइए कि किस सेंटर पे है, अपना मोबाइल नंबर डिटेल के साथ BACA classes@gmail.com पे अपना प्लीज़ भेजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।